हेलो एवरीबॉडी, मैं एस के पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, इजी क्लास के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। आज कला संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो पिछले लेक्चर में नृत्य कला के संदर्भ में जो हमने चर्चा किया था, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ी सी संक्षिप्त में नृत्य कला के विषय में मैं आपको एक बार याद करवा दूं कि नृत्य कला का भी विकास मनुष्य के साथ साथ होता चला गया है। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होता चला गया, वैसे वैसे ही कला का यह जो प्रमुख क्षेत्र है, नृत्य कला में भी परिवर्तन के दौर से गुजरता रहा है। और नृत्य कला के संदर्भ में आप देखें तो इसकी अपनी ऐतिहासिकता है। यह प्राचीनता को समाहित किए हुए है। ऐतिहासिकता इसलिए क्योंकि कला का कोई भी रूप मनुष्य की गतिविधियों से जुड़ी हुई होती है और मनुष्य अपनी भावना और अपने विचार इन दोनों की अभिव्यक्ति कला के माध्यम से ही करता है। नृत्य कला के संदर्भ में देखें तो इसकी जानकारी भी उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव सभ्यता की। और इसकी जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता काल, जिसे हड़प्पा काल के नाम से भी जाना जाता है, वहां से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद वैदिक काल में भी हमें इसके विषय में जानकारी मिली है। आगे चलकर महाजनपद काल में भी हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त होते हैं। और धीरे धीरे जब ऐतिहासिक युग में हम आते हैं तो इसकी ऐतिहासिकता भी हमें प्राप्त हुई है। नृत्य के संदर्भ में हमने चर्चा किया था कि जब मनुष्य दुख से और अलग अलग संतापों से, अलग अलग समस्याओं से जब ग्रसित था, तो ब्रह्मा के द्वारा, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण और उसमें भी मानव जाति को जो उद्घाटित किया, उसे देखकर ब्रह्मा बड़ा विचलित हुए। उन्हें लगा कि जिस मनुष्य को हमने रचा, आज वह मनुष्य अनेक समस्याओं से ग्रसित है और उसे उस समस्या से बाहर निकालने के लिए नृत्य क्रिया को लेकर आए। आगे चलकर हम लोग देखें तो यह जो नृत्य है वह अलग अलग प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजित है। जिसे कुछ को शास्त्रीय नृत्य, तो कुछ को अर्धशास्त्रीय नृत्य और कुछ को लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। अब यदि शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। तो वही कुछ ऐसे भी नृत्य हैं जो हैं तो क्षेत्रीय, लेकिन वे क्षेत्रीय नृत्य से ऊपर उठ चुके हैं, तो उन्हें अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। तो कुछ ऐसे नृत्य हैं जो हमारे रीति रिवाज, परंपरा और क्षेत्रीयता को समाहित किए हुए हैं, वही हमारी पहचान है। तो वैसे नृत्य को लोक नृत्य या क्षेत्रीय नृत्य कहा गया।
अब बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य के क्रम में हमने पहले चर्चा किया था कि शास्त्रीय नृत्य का जो वर्गीकरण है वह दो भागों में किया गया। एक जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और दूसरा जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य में हम लोगों ने देखा था जिसमें मणिपुरी नृत्य, कथक नृत्य, ओडिसी नृत्य, छऊ नृत्य, ये सारे उत्तर भारतीय नृत्य हैं। तो वहीं दक्षिण भारतीय नृत्य की बात की जाए तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली और मोहिनी अट्टम। तो यहां उत्तर भारत में आप देखें तो 5 हैं और दक्षिण भारत में 4 हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। उत्तर भारत के 5 में एक तो मणिपुरी नृत्य, दूसरा ओडिसी नृत्य, तीसरा कथक नृत्य, चौथा छऊ नृत्य, मणिपुरी, कथक, ओडिसी, छऊ। तो इस प्रकार से यहां देखें तो यह उत्तर भारतीय नृत्य है। अब दक्षिण भारतीय नृत्य में आप देखें तो भरतनाट्यम, यह जो नृत्य है यह आपको तमिलनाडु से संबंधित, यानी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यह तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो कुचिपुड़ी, तो यह नृत्य जो है आंध्र प्रदेश क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा नृत्य जो है वह है कथकली, यह आपको केरल क्षेत्र से, और चौथा मोहिनी अट्टम जो आपको केरल से ही है। तो इस प्रकार से आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम लोग दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले देखा जाए तो यह जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पहला नृत्य है भरतनाट्यम नृत्य। अब भरतनाट्यम नृत्य को आप देखें तो यह 3 शब्दों के मिलने से बना है। भरत, जिसमें भाव भंगिमा, र रास या राग और ताल। भाव, राग और ताल से यह संबंधित नृत्य है जो भरतनाट्यम नृत्य। यानी भाव जो है यह आपको मानसिक स्थिति को दर्शाता है। मानसिक स्थिति को दर्शाने का काम करता है जो भ है। वहीं राग जो है यह आपको संगीत के एक प्रकार है जिसमें अलग अलग राग आप देखेंगे। उसी प्रकार ताल, यह आपको समय सूचक है। तो एक नृत्य में यह तीनों क्रियाओं का होना आवश्यक माना जाता है, जिसमें भाव भी हो, जिसमें राग भी हो और जिसमें ताल भी हो। यह जो भरतनाट्यम जो नृत्य है यह नृत्य की एक शैली है जो एकल नृत्य है। इसे एकल नृत्य का दर्जा दिया गया है और यह नृत्य आपको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है और एक प्रकार से यह शैलीबद्ध नृत्य है। यानी इस नृत्य में आप देखें तो इस नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में होता है और वहां से इस नृत्य की लोक प्रसिद्धि आपको आगे बढ़ती चली जाती है। आगे चलकर आप देखें तो नटराज की जो प्रतिमा है वह नटराज की प्रतिमा भी इसी नृत्य का ही उदाहरण है जो भरतनाट्यम। पहले आप देखें तो प्राचीन इसकी अपनी ऐतिहासिकता भी है। प्रारंभ में यह नृत्य आपको मंदिर से जुड़ा हुआ था और इस नृत्य में
महिला प्रधान यह नृत्य था, जिसमें मंदिर में जो देवदासी हुआ करती थी, वह देवदासियों के द्वारा ही इस नृत्य का आयोजन किया जाता था। और देवदासी नृत्य से संबंधित होने के कारण प्रारंभिक चरण में इस नृत्य को बहुत सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था, लेकिन आगे चलकर इस नृत्य से एक नृत्यांगना जुड़ी और वह थी रुक्मिणी देवी। और रुक्मिणी देवी के प्रयासों से ही इस नृत्य को लोकप्रियता मिली। यह नृत्य काफी लोकप्रिय हुआ और यह अति शुद्ध एवं अनुशंसित नृत्य के रूप में आपको जाना जाता है। भरतनाट्यम नृत्य में आप देखें तो देवता के चरणों की अर्पण इसमें की जाती है, क्योंकि यह देवदासी नृत्य से जुड़ा हुआ है। जो महिलाएं आपको मंदिर में ही रहा करती थी, मंदिर प्रांगण में ही रहा करती थी, जो ईश्वर को, अपने आप को, आराध्य देव को समर्पित कर चुकी थी। भरतनाट्यम नृत्य एवं अभिनय का एक मिला जुला आपको रूप यहाँ पे दिखाई देता है, जिसमें नृत्य भी है तो नृत्य के साथ साथ अभिनय कला की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरी ओर आप देखें तो इस नृत्य में शारीरिक भाव भंगिमा जो है, यह इस नृत्य में शारीरिक भाव भंगिमा का विशेष स्थान दिया गया है। चाहे वह पद संचालन हो, चाहे वह नेत्र संचालन हो, हस्त मुद्रा हो, तो इसमें शारीरिक भाव भंगिमा का विशेष महत्व है। इस नृत्य का आरंभ जो होता है एक स्तुति से प्रारंभ किया जाता है, जो अलारिपू के नाम से जाना जाता है, और इसका अंत तिलना के नाम से किया जाता है। यानी प्रारंभ जो है एक स्तुति इसमें की जाती है, जो अलारिपू के नाम से आपको जाना जाता है, और इस नृत्य का अंत जो है वह तिलना। इस नृत्य का अंत आपको तिलना से किया जाता है। दो बातें आप ध्यान रखेंगे कि यह जो नृत्य है यह भाव भंगिमा प्रधान नृत्य है। नृत्य का प्रारंभ जो है वह अलारिपू से किया जाता है। एक प्रकार की स्तुति है, एक प्रकार की आराधना है, प्रार्थना है, और उसके माध्यम से नृत्य का प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि यह नृत्य देवदासी प्रथा से संबंधित है। और देवदासी जो महिलाएं आपको मंदिर में रहा करती थी, मंदिर प्रांगण में ही उनका निवास होता था, और ईश्वर की आराधना करके वह नृत्य क्रिया को प्रारंभ किया करती थी, इसलिए उसे अलारिपू कहा जाता था। और इस नृत्य का जब अंत किया जाता था तब भी एक स्तुति पाठ हुआ करता था, जिससे तिलना के नाम से आपको जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें नृत्यकार जो होती हैं वह मुख्यतः आपको महिला होती है, और इसलिए इसे महिला प्रधान नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। महिलाएं के द्वारा जो नृत्य क्रिया को जो संपादन किया जाता है, तो इस नृत्य में महिलाओं के द्वारा जो मुद्रा जो बनाया जाता है, जो भाव भंगिमा जो होता है, एक प्रकार से मूर्ति के आकार का, मूर्ति के समरूप का, जो हम लोग मूर्ति देख पाते हैं, तो उस समरूप के इसमें महिलाओं के द्वारा आपको भाव भंगिमा बनाया जाता है, मुद्रा बनाई जाती है, जो मूर्तियों के अनुसार अपनी मुद्रा को बनाती हैं। और घुटना इसमें आप देखें तो घुटने को मोड़कर, यानी पूरी तरीके से खड़े होकर इस नृत्य का आयोजन नहीं किया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य की एक अपनी यह भी विशेषता है, जिसमें महिला के द्वारा भाव भंगिमा तो बनाया जा रहा है, मूर्ति के आकार की आपको यानी समरूप होकर नृत्य क्रिया का आयोजन किया जाता है, और इसमें घुटने को मोड़कर नृत्य क्रिया का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य की दो उपशैली भी हैं, जो एक कुखुंजी नाटक के नाम से जानी जाती हैं, और दूसरा भागवत मेला नृत्य के नाम से भी यह आपको जाना जाता है। संपूर्ण भरतनाट्यम आपको 7 खंडों में विभाजित है, जिसमें अलारिज्यू, जाति, स्वर, वर्ण, शब्द, पद, तिलाना, इन सब का समावेश आपको भरतनाट्यम नृत्य में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यह भरतनाट्यम नृत्य जो है, यह आपको भरतनाट्यम नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। जो इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखें तो यह नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य
देवदासी प्रथा से जुड़ी हुई नृत्य है। इसमें भाव, राग और ताल का समन्वय होता है। नृत्य क्रिया मूर्ति के आकार में महिलाओं के द्वारा संपादित किया जाता है। साथ ही साथ इस नृत्य की अपनी एक विशेषता यह है कि बिना इसमें घुटने को मोड़कर नृत्य क्रिया का आयोजन किया जाता है। नृत्य का प्रारंभ अलारिज्यू से होता है और नृत्य का अंत आपको तिलना से होता है, जो एक प्रकार की स्तुति है। तो इस प्रकार से भरतनाट्यम नृत्य यह आपको देवता के चरणों में अर्पण करने के लिए, समर्पण करने के लिए इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसकी अपनी ऐतिहासिकता है, जिसकी अपनी प्राचीनता है और जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो यह नृत्य शास्त्रीय नृत्य का इसे दर्जा दिया गया है क्योंकि यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। वहीं आप देखें तो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो हमारा नृत्य है, अब इस नृत्य से संबंधित जो हमने थोड़ा बहुत जानकारियां जो आपको बताया कि यह जो नृत्य है, इस नृत्य में आप देखें तो 3 चीजों का समावेश, यानी भाव, रास और ताल, यह आपको 3 का समावेश होता है। वहीं आप देखें तो देवदासी प्रथा से भी यह जो है वह आपको संबंधित है। विशेषकर दक्षिण भारत में जो हिंदू मंदिर थे, उन हिंदू मंदिरों में आपको देवदासी प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। वहीं आप देखें तो दासियट्टम के नाम से भी यह नृत्य जाना जाता है। वहीं आप देखें तो इसकी जो हमें जानकारी जो मिलती है वह तंजौर and other religious South Indian performance Tamil Nadu described possibly by the oldest classical dance from India। यह हमारे आपको भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य का इसे दर्जा प्राप्त हुआ है और तकरीबन यह नृत्य जो है वह 2000 वर्ष पुराना एक नृत्य है। वहीं आप देखें तो इसमें भरतनाट्यम नृत्य में हमने बताया कि इसमें भरतनाट्यम जो है वह प्रारंभिक 3 भरत जो नाम है, जिसमें भाव जो इमोशन को बतलाता है, राग जो आपको राग यानी एक प्रकार के म्यूजिकल नोट्स को दर्शाता है, उसी प्रकार से ताल यह आपको रिम को दर्शाता है। तो इस प्रकार से भाव, राग और ताल यानी एक प्रकार से समय सूचक को यह दर्शाने का काम करता है। नाट्यम द संस्कृत वर्ड ऑफ ड्रामा, यह आपको जो भरत यानी भाव, राग, ताल और नाट्यम यह आपको संस्कृत शब्द है जो ड्रामा को बतलाता है। वहीं आप देखें तो भरतनाट्यम के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, हमने बताया कि इसकी अपनी ऐतिहासिकता है, इसकी अपनी प्राचीनता है। संगम काल से भी इसकी हमें जानकारी, जो संगम काल के जो महत्वपूर्ण साहित्य हैं जैसे शिल्पाधिकारम, तो शिल्पाधिकारम में भी इस नृत्य के बारे में आपको उल्लेख किया गया है, जो प्राचीन तमिल आपको महाकाव्य का जिसे दर्जा दिया गया है शिल्पाधिकारम। उसी प्रकार आप देखें तो जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, वहाँ से भी हमें इसकी ऐतिहासिकता, इसकी प्राचीनता की हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों के समय में बनवाया गया था और यह आपको देवदासी प्रथा से संबंधित है, मंदिर नृत्य से संबंधित है। तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर से भी हमें इसकी प्राचीनता और ऐतिहासिकता की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से भरतनाट्यम से संबंधित आप देखें तो यहीं आप देखें तो द गोपुरम ऑफ चिदम्बरम, अब वहीं आप देखें तो चिदम्बरम मंदिर से भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है और यह सबसे प्राचीन यानी इतनी प्राचीन नृत्य है कि यह 2000 वर्षों से निरंतर यह नृत्य आपको चली आ रही है। तो यह भरतनाट्यम नृत्य की अपनी विशेषता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इस नृत्य में आप देखें तो जो म्यूजिक यानी म्यूजिकल टूल्स हैं, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछता है कि म्यूजिकल टूल्स के बारे में, तो इसमें मृदंगम, इसमें आपको नाटुवंगम, बांसुरी, वायलिन, इन सब का आपको इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य को आपको आगे बढ़ाने का काम जो है वह आपको रुक्मिणी देवी के द्वारा इसे आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि हमने बताया कि पहले यह जो नृत्य था वह नृत्य आपको सम्मान के नज़रों से नहीं देखा जाता था, इसे आदर के नज़र से नहीं देखा जाता था, क्योंकि यह देवदासी प्रथा से संबंधित नृत्य था। लेकिन रुक्मिणी देवी के प्रयास से इस नृत्य को आपको इसे एक ऐतिहासिक दर्जा दिलाने का काम किया गया, इसे सम्मान की नज़रों से अभिव्यक्त करने का काम किया गया, इसकी लोक प्रसिद्धि को बढ़ावा देने का काम किया गया। आगे चलकर रुक्मिणी देवी के बाद आप देखें तो अन्य कलाकार भी भरतनाट्यम जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, यह भी आपको मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सरोज
विद्यानाथन, जानकी रंगराजन, इन सब का भी आप देखें तो ये सारे कलाकार जो हैं वह भरतनाट्यम नृत्य से जुड़े हुए प्रमुख आपको नृत्यकार हैं। नेक्स्ट अब देखें तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य यह भी आपको शास्त्रीय नृत्य है और इसकी भी अपनी ऐतिहासिकता है। यह कुचिपुड़ी नृत्य आपको यह क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है उसी नाम से इस नृत्य का आपको नामोल्लेख किया गया है, कुचिपुड़ी। यह नृत्य जो है यह आपको मटका नृत्य या थाल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। मटका या थाल नृत्य, यानी सर पे मटका रखकर और थाल पे खड़ी होकर नृत्य क्रिया का संपादन इसमें किया जाता है। इस नृत्य का जो नामकरण जो किया गया, यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है और इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित कुचिपुड़ी नामक गांव के नाम पर इस नृत्य का नामकरण कुचिपुड़ी नृत्य रखा गया। यानी यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। यहीं आप देखें तो यह नृत्य, यह गीत एवं नृत्य का एक समन्वित रूप है जो हम लोग कुचिपुड़ी में देख पाते हैं, जिसमें गीत के साथ साथ नृत्य क्रिया का आयोजन किया जाता है। और इस नृत्य का जो प्रमुख आधार है वह आधार आपको भागवत पुराण है। यानी भागवत पुराण को आधार बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। तो इसकी अपनी ऐतिहासिकता और प्राचीनता भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके पात्र जो हैं वह भागवत पुराण के आधार पर इस नृत्य क्रिया को आयोजन किया जाता है, इसलिए इसके पात्र भागवत मेला के नाम से जाने जाते हैं। भागवत मेला, जो इसके पात्र को आपको भागवत मेला कहा जाता है। इस नृत्य का उद्देश्य जो है वह आपको भगवान विष्णु की आराधना करना है, जो कुचिपुड़ी नृत्य में हम लोग देखते हैं। यह भी नृत्य जो है यह भी आपको महिला प्रधान नृत्य है। नृत्य में आप देखें तो यह नृत्य जो है मुख्यतः पुरुषों का नृत्य है, लेकिन वर्तमान में महिलाओं के द्वारा भी इस नृत्य क्रिया का संपादन किया जाता है। यानी यह नृत्य मुख्यतः पुरुष नृत्य है और स्त्रियों की भूमिका जो होती थी जो प्राचीन काल में, अब तो इस नृत्य में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। लेकिन प्रारंभिक चरण में यह जो नृत्य था कुचिपुड़ी नृत्य, यह सिर्फ आपको पुरुषों के द्वारा संपादित किया जाता था और इसमें महिला पात्र की भूमिका आपको ब्राह्मण बालक जो थे वे निभाया करते थे। दूसरी ओर आप देखें तो यह नृत्य जो है यह एकल नृत्य ही है, यानी प्रायः यह एकल नृत्य ही इसमें किया जाता है और इस नृत्य में पद संचालन एवं हस्त मुद्रा जो है वह इसका विशेष महत्व है, जो हम लोग कुचिपुड़ी नृत्य में देख सकते हैं। पद संचालन इसलिए क्योंकि यह थाल पर रखकर आपको थाल पर खड़ी होकर नृत्य क्रिया का आयोजन किया जाता है, तो पद संचालन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर पे मटका रखकर नृत्य क्रिया का आयोजन किया जाता है। तो हस्त मुद्रा भी आप देखें तो अलग अलग इस नृत्य में आपको दिखाई देंगी। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक दो तरह का होता था, जो एक में मुख्य पात्र पर ही आधारित कहानी हुआ करती थी, जबकि दूसरे में आप देखें तो यानी एक जो नृत्य है उसमें मुख्य पात्र पर आधारित कहानियों को आधार बनाकर ही आपको नृत्य क्रिया का संपादन किया जाता है, जबकि दूसरे में प्रत्येक पात्र जो होते हैं उनका विभिन्न विभिन्न भूमिका होता है, अलग अलग उनकी भूमिकाएं हमें दिखाई देती है। इस नृत्य की विशेषता जो है वह हमें उपनिषद से भी प्राप्त होती है। तो साथ ही साथ आप देखें तो अध्यात्म का प्रचार करना भी इस नृत्य की महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसके कारण इसकी जानकारी हमें उपनिषद से भी प्राप्त होती है। इसमें नर्तकियां जो हैं, नर्तकियां के द्वारा पित्तल के थाल पर पैर रखकर आपको नृत्य क्रिया का आयोजन किया जाता है और सिर पर जले हुए भर के यानी सिर पर आपको जले हुए भरे हुए जल से मटके रखकर इस नृत्य क्रिया का आयोजन किया जाता है। तो यह एक विशेष प्रकार का नृत्य है, यह एक अलग प्रकार का नृत्य है और इसलिए इसकी लोक प्रसिद्धि, इसके भाव भंगिमा को देखते हुए इसे भी आपको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है और इसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपको भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी नृत्य को कर सकता है। इस नृत्य में आप देखें तो यक्षगान परंपरा भी शामिल रहा है, यानी यक्षगान परंपरा भी इस नृत्य से जुड़ी हुई है, जिसके कारण यह जो नृत्य है विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा इस नृत्य को विशेषकर संरक्षण देने का काम किया गया था, क्योंकि इसी क्षेत्र में आप देखें तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा
विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था और इसलिए यह नृत्य को आगे बढ़ाने का काम, इसे संरक्षण देने का काम विजयनगर के शासकों के द्वारा भी किया गया। इस नृत्य की एक अन्य विशेषता यह है कि नृत्य करते समय कलाकार जो हैं वे अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर एक काल्पनिक चित्र बनाते हुए नृत्य क्रिया को संपादित करते हैं। यानी जो कलाकार हैं वह कलाकार अपने पैर के अंगूठे इस तरीके से भाव भंगिमा दर्शाया जाता है कि पैर के अंगूठे को इस तरीके से मुड़कर नृत्य क्रिया को किया जाता है जैसे लगे कि बिल्कुल फर्श पर कोई आप आकृतियों को बना रहे हो। तो यह इस नृत्य की एक अपनी इसकी विशेषता है जो हम लोग कुचिपुड़ी नृत्य के संदर्भ में देख सकते हैं। और यह नृत्य जो है यह आपको आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में भी बहुत सारे कलाकार हैं। अब इस नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उन जानकारियों को आप देख सकते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य जो है यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव के नाम पर इस नृत्य का नाम आपको रखा गया। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही इस नृत्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह नृत्य और आपको यानी यह जो नृत्य है वह ड्रामा को समाहित किए हुए है। साथ ही साथ आप देखें तो इस नृत्य में आपको कर्नाटिक जो हमारा संगीत है उस कर्नाटिक संगीत का भी इस नृत्य से आपको संबंधित है। साथ ही साथ इसमें तेलुगु भाषा का ही उपयोग किया जाता है, लैंग्वेज के रूप में तेलुगु भाषा। इस नृत्य के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र जिसमें मृदंगम है, वीणा है, बांसुरी है, तंबूरा है, जो कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में इस नृत्य को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखें तो यह जो फेमस डांसर जो हैं इस नृत्य से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो राजा राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, विजयंती काशी, उमा रमा राव आदि कुछ प्रमुख हैं आपको इस नृत्य से जुड़े हुए नृत्यकार हैं जिनकी अपनी ऐतिहासिकता है, जिन्होंने इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने का काम किया है। तो यह नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य है जो हम लोग कुचिपुड़ी नृत्य के रूप में इसे जानते हैं, जो आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित एक नृत्य है। यानी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट अब देखें तो तीसरा जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है जो दक्षिण भारत का वह है कथकली नृत्य। अब कथकली नृत्य जो है यह आपको 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। थोड़ा सा पहले इस नृत्य को आप देख सकते हैं। तो यह कथा और कली यानी इस 2 शब्दों से मिलने से इस नृत्य का नामकरण आपको किया गया है, जिसमें कथा प्लस कली और इसी से कथकली नृत्य। कथ का मतलब होता है कथा या कहानी, जो कथ है। तो यह कथ प्लस कली यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कथ मीन्स कथा या कहानी और कली का मतलब जो होता है वह कली का मतलब होता है नृत्य या प्रदर्शन। तो यानी इससे पता चलता है कि कहानी को आधार बनाकर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह नृत्य आपको केरल का प्रमुख नृत्य है जिसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। यह नृत्य आपको तांडव नृत्य का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता है। वहीं आप देखें तो यह नृत्य केरल की योद्धा जनजाति जो नायर के नाम से जाने जाते थे, वह नायर जनजातियों के द्वारा भी यह नृत्य आपको प्रचलित था और यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है, जो कथक नृत्य को आप देख सकते हैं। तो यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है और केरल के मंदिरों में शास्त्रीय नृत्य की यह शैली आपको विकसित हुई थी, जिसमें केरल के स्थानीय लोक नाटक कुटियाट्टम और कृष्ण अट्टम इसके प्रेरणा स्रोत हैं। तो यह नृत्य आपको केरल के मंदिरों में इस नृत्य का प्रारंभ माना जाता है, जिसमें कुटियाट्टम और कृष्ण अट्टम इसके प्रेरणा स्रोत के रूप में माने जाते हैं। इस नृत्य का प्रारंभ जो होता है वह आपको प्रदीप को जलाकर इस नृत्य का प्रारंभ किया जाता है, जिसमें मुख्यतः जो हमारे पौराणिक जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के कथानक को आधार बनाकर ही इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। चाहे वह रामायण हो, चाहे वह महाभारत हो, चाहे वह पुराण हो, तो इन पौराणिक ग्रंथों के कथानकों को आधार बनाकर ही आपको नृत्य क्रिया का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में आप देखें तो संगीत के साथ साथ अभिनय इस नृत्य में आपको दिखाई देगा, जो कथकली नृत्य में हमें दिखाई देता है। इसने नृत्य करने वाला स्वयं तो नहीं बोलता है, लेकिन उसके हाव भाव जो होते हैं वह हाव भाव उस प्रकार से व्यक्त किया जाता है जैसे आप कोई संदेश देना चाहते हो। दूसरी ओर आप देखें
तो पुरुष प्रधान नृत्य होने के कारण स्त्री पात्र का नृत्य भी इस नृत्य में आपको पुरुष के द्वारा ही संपादित किया जाता है, परंतु रागिनी देवी ने आपको इस प्रथा को तोड़ा और पुरुषों के एकाधिकार को उसने समाप्त किया। इस नृत्य में दो प्रकार के पात्र होते हैं, एक को आपको पाचा के नाम से जाना जाता है और दूसरा केटी के नाम से। पाचा का मतलब होता है उदात्त नायक और आपको केटी से तात्पर्य है यानी राक्षस, लुटेरा या खलनायक। इस नृत्य में नेत्र और भौं संचालन जो है वह बहुत विशेष तौर पर आपको दिखाई देंगे, यानी नेत्र संचालन, भौं संचालन इस नृत्य की अपनी अलग विशेषता है। साथ ही साथ आप देखें तो इस नृत्य की एक और विशेषता है कि इस पे नृत्यकार जो हैं वे आपको मुखौटे का प्रयोग करते हैं, जिसमें दो तरीके का मुखौटा जो है वह विशेष तौर पर किया जाता है, एक हरे रंग का मुखौटा और दूसरा लाल रंग का मुखौटा। हरे रंग का जो मुखौटा है वह आपको नर्तक के चेहरे पे जो हरा रंग का जो मुखौटा होता है वह उदारता का प्रतीक होता है और लाल रंग का जो मुखौटा होता है वह आपको एक प्रकार से आप देखें तो पाप का सूचक होता है। यानी हरा रंग सद्गुण का प्रतीक है, ईश्वर की मर्यादा का प्रतीक है, तो लाल रंग जो है वह आपको पाप का प्रतीक माना जाता है। यानी इस नृत्य के माध्यम से यह बतलाया जाता है कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की सदैव जीत होती है, और इसलिए इसमें नृत्यकार के द्वारा आप देखें तो इसमें मुखौटा का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें हरा और लाल रंग का मुखौटा इसमें अपनाया जाता है। तो इस नृत्य की कुछ अपनी विशेषताएं भी हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इस नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखें तो कथकली जो नृत्य है, जो रामायण, महाभारत और भागवत गीता को आधार बनाकर इस नृत्य का संपादन किया जाता है। वहीं आप देखें तो कथकली डांस जो है, नृत्य जो है, वह वर्तमान समय में भी आपको शेक्सपियर के नाटकों आदि से भी संबंधित आपको इसको माना जाता है। वहीं आप मेकअप के रूप में आप देखें तो इस नृत्य में आपको मेकअप जो है वह कलर, आपको जो मेकअप जो किया जाता है या फिर प्रिंटेड, आपको उस तरीके से कलर जो हैं वे आपको जो बनाए जाते हैं वे प्राकृतिक कलर ही होते हैं, जिसमें आपको चावल के पेस्ट का उपयोग किया जाता है या फिर कलर के लिए वेजिटेबल का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको कोई यानी जो भी रंग जो होते हैं वह आपको नेचुरल कलर होता है, प्राकृतिक रंग, और उन्हीं प्रकृति से संबंधित चीज़ों को लेकर आपको रंग बनाने का काम किया जाता है। ग्रीन जो है, इसमें आपको 3 कलर जिसको हमने चर्चा किया। पहला ग्रीन जो आपको उदात्त नायक को बतलाता है, जो एक प्रकार के आपको सद्गुण को दर्शाता है। तो वहीं आप देखें तो रेड कलर जो होते हैं जिन्हें ताती कहा जाता है, जो एविल को दर्शाते हैं, जो खलनायक होते हैं, जो पाप का सूचक माने जाते हैं। तो वहीं कारी यानी ब्लैक वह आपको हंटर्स या मॉन्स्टर के नाम से भी जाने जाता है, लुटेरे एक प्रकार के यानी खलनायक, राक्षस या लुटेरे के नाम से। तो और येलो कलर जो है वह महिलाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी रंग को देखकर आप पात्र को समझ सकते हैं। फेमस जो महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं वह हैं आपको कलमंदलम कृष्ण प्रसाद, उसके बाद कलमंदलम केशवन नंबूदरी, कलमंदलम गोपी आदि इस नृत्य से जुड़े हुए कुछ प्रमुख आपको नृत्यकार हैं जो कुचिपुड़ी कथकली नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो मोहिनी अट्टम नृत्य। मोहिनी अट्टम यह भी आपको केरल का प्रमुख नृत्य है, जो मोहिनी अट्टम नृत्य है, यानी यह नृत्य भी केरल का ही प्रमुख नृत्य माना जाता है, दक्षिण भारत से संबंधित। इसे भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, जिसका प्रदर्शन आपको महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं, यह आपको महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य का सर्वप्रथम उल्लेख 16वीं शताब्दी में मसमंगलम नारायण नंबूदरीकृत व्यवहारमाला जो नामक ग्रंथ था, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, यानी जो मोहिनी अट्टम नृत्य की। मोहिनी शब्द का अर्थ आप देखें तो यह नृत्य जो बना हुआ है मोहिनी शब्द से बना हुआ है, और मोहिनी शब्द का अर्थ क्या होता है? सम्मोहन, यानी दूसरे को आकर्षित करना, दूसरे को मोह लेना। तो इसी शब्द से इस नृत्य का आपको नामकरण किया गया है। यहाँ आप देखें तो यह कहा जाता है, इस नृत्य के विषय में एक ऐतिहासिक और पौराणिक कथा है। यह बतलाया गया है कि जब पृथ्वी पर
राक्षस ताड़कासुर का जब अत्याचार बढ़ जाता है और सारे लोग परेशान होते हैं, ऐसे भी यह अवधारणा है कि जब जब सृष्टि पर अत्याचार बढ़ता है तो ईश्वर अवतरित होते हैं, वह किसी न किसी रूप में होते हैं। पुराण में यह बतलाया गया है कि जब ताड़कासुर राक्षस का जब अत्याचार बढ़ जाता है और उसे भगवान शिव के द्वारा भी वरदान प्राप्त था तो कि उसे कोई मार नहीं सकता है, जो आप सब भी किंवदंती कथाओं के माध्यम से उसे सुने होंगे। तो उस ताड़कासुर राक्षस को मारने के लिए भगवान विष्णु के द्वारा मोहिनी रूप ग्रहण किया जाता है और मोहिनी रूप ग्रहण करके भगवान विष्णु जो हैं वे उसके समक्ष पहुंचते हैं, उसे मोहने की कोशिश करते हैं, आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और जब वह आकर्षित होता है तो इनके इसी रूप को देखकर वह नृत्य क्रिया को संपादन करने लगता है और वह अपना हाथ जो है वह अपने हाथ को अपने सर पे ही रख लेता है, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा उसे वरदान प्राप्त था कि वह जिसके सर पे हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। तो उसने जब भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया तो उसने भगवान शिव के ऊपर ही आजमाना चाहा पहले। अब शिव भागने लगे, उसके बाद फिर विष्णु को अवतार लेना पड़ा और विष्णु फिर अवतरित होते हैं और उसी मोहिनी रूप में विष्णु आते हैं और उसके बाद यह नृत्य आपको उसी परंपरा से जुड़ी हुई है। मोहिनी अट्टम में भरतनाट्यम एवं कथकली इन दोनों का समावेश आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें भरतनाट्यम भी समाहित है तो साथ ही साथ कथकली भी समाहित है। जहाँ इसमें भरतनाट्यम का लालित्य का भाव है तो वहीं आप देखें तो कथकली का वीरत्व का भाव इसमें हमें दिखाई देता है। यानी इसमें लालित्य यानी प्रेम और वीरत्व दोनों का संयोग हमें दिखाई देता है, जो कथकली में हम देख सकते हैं। लालित्य का जो भाव है, प्रेम का जो भाव है, वह हमें भरतनाट्यम में दिखाई देता है। तो वहीं आप देखें तो वीरत्व का जो भाव है वह कथकली नृत्य में हमें प्राप्त होता है। और यहाँ मोहिनी अट्टम नृत्य में आप देखें तो दोनों का समन्वय हमें इस नृत्य में आपको दिखाई देता है, जिसमें लालित्व और वीरत्व यह दोनों भावों का समायोजन इस कथक में आपको मोहिनी अट्टम नृत्य में किया गया है। मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमने बताया है उसे आप देख सकते हैं कि यह आपको केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम लास्य नृत्य है क्योंकि यह महिला प्रधान नृत्य है और हमने बतलाया था कि नृत्य के प्रकार के संदर्भ में कि लास्य नृत्य क्या है और तांडव नृत्य क्या है। तांडव में भी उग्र स्वरूप क्या है, नटराज क्या है और आपको आनंद स्वरूप क्या है, तो उसका हमने चर्चा किया था। विशेष तौर पर यह आपको महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है और इसमें वही विष्णु के द्वारा आपको जो अवतार लिया जाता है उसे से संबंधित यहाँ पे बातों को बतलाया गया है। मोहिनी अट्टम एक प्रकार का यूनिक नृत्य है जिसमें यूनिक वाइट यानी जो वस्त्र के रूप में इसमें जो परिधान जो कस्टम जो यूज किए जाते हैं वह यूनिक वाइट यानी ऑफ वाइट कस्टम यूज किया जाता है। परमानेंट वन साइड हेयर स्टाइल, इसमें जो नर्तक हैं वह आपको नर्तक एक ही साइड आपको बालों को बांधती है जिसे आपको कुदमा के नाम से जाना जाता है। तो वहीं आप देखें तो ऑर्नामेंट्स अलंकरण जो हैं वे भी आपको कुछ विशेष अलग तरीके के दिखाई देंगे। सीक्वेंस ऑफ मोहिनी अट्टम में आप देखें तो इनोवेशन, जातिस्वरम, वर्णम, शुल्कम, शब्दम, पदम, तिलाना, ये सारे आपको कुछ मोहिनी अट्टम से संबंधित सीक्वेंस हैं। तो इस प्रकार से मोहिनी अट्टम एक प्रमुख नृत्य है। इसमें प्रमुख कलाकार कल्याणी अम्मा, वैजंती माला आदि इस नृत्य से जुड़े कुछ प्रमुख कलाकार भी मोहिनी अट्टम नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ जो देखा नृत्य को, विशेषकर शास्त्रीय नृत्य को, जिसमें शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य और दक्षिण जो अलग अलग स्वरूप में अलग अलग क्षेत्र में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह शास्त्र पर आधारित हैं। इनके लिए एक विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। यह नृत्य अलग अलग विशेषताओं से जुड़े हुए हैं और इन्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखें तो कुछ ऐसे भी नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य तो नहीं है लेकिन शास्त्रीय नृत्य के बहुत करीब हैं और जिसे अर्धशास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग कुछ अर्धशास्त्रीय नृत्य का बात करें, जिसे आपको अर्धशास्त्रीय नृत्य में
यक्षगान जो कर्नाटक का है, कृष्ण अट्टम जो आपको केरल का है, कुटियट्टम यह भी केरल से है, ओटनतुल्लय यह भी केरल से है और चक्याकंतु यह भी आपको केरल से है। तो यह कुछ प्रमुख आपको यह नृत्य जो है वह अर्धशास्त्रीय नृत्य, यानी ना तो वे शास्त्रीय हैं और ना क्षेत्रीय हैं, यानी वह क्षेत्रीयता से ऊपर उठे हुए हैं लेकिन शास्त्रीय नृत्य से अभी नीचे हैं। तो इस आधार पर इनका जो नामकरण किया गया उसे अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण नृत्य जो है वह है यक्षगान। यक्षगान यह आपको कर्नाटक का नृत्य है और इसका स्रोत जो है वह आपको ग्रामीण ही है, यानी ग्रामीण स्रोत को आधार बनाकर ही इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसके कारण अभी यह अर्धशास्त्रीय नृत्य में शामिल है। यह नृत्य और नाट्य का दोनों मिश्रण आपको यक्षगान परंपरा में दिखाई देगा, जिसमें नृत्य के साथ साथ आपको नाटक का भी समावेश इस नृत्य में किया गया है। साथ ही साथ आप देखें तो इस नृत्य शैली में नृत्य और गान का बड़ा ही संगम आपको दिखाई देगा, जिसमें नृत्य के साथ साथ गाने की भी प्रवृत्ति जो है वह भी दोनों ही समाहित है। नृत्य की भाषा जो है वह इसमें कन्नड़ भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके विषय जो हैं, यानी जो गान का जो विषय है वह पौराणिक कथानकों को आधार बनाकर ही, हमारे जो पौराणिक हिंदू महाकाव्य हैं उन्हीं को आधार बनाकर यह नृत्य आपको किया जाता है, जो हम लोग यक्षगान नृत्य को देख सकते हैं। इसकी वेशभूषा जो होती है वह वेशभूषा आपको कथक कली के समान ही होती है। तो यह आपको यक्षगान नृत्य है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट है वह है कृष्ण अट्टम। कथकली नृत्य शैली से भी यह आपको कृष्ण अट्टम यह केरला का प्रमुख नृत्य है, जो क्षेत्रीय स्तर से ऊपर उठा हुआ है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य का दर्जा इससे प्राप्त नहीं है और इसलिए इसे भी अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ आप देखें तो यह कृष्ण अट्टम आपको केरल का एक प्रमुख अर्धशास्त्रीय नृत्य है, जो क्षेत्रीयता को भी समाहित किए हुए है, जिसकी कथकली नृत्य से ही यह आपको मिलता जुलता नृत्य है। यह नृत्य शैली भी केरल में प्रचलित था और इसका विधान लगातार 8 रातों तक भगवान कृष्ण के लीलाओं को समाहित करके इस नृत्य क्रिया का आयोजन किया जाता है। तो कृष्ण अट्टम यह नाम से ही संबंधित है, जिसमें भगवान कृष्ण को के लीलाओं को आधार बनाकर यह नृत्य क्रिया का आयोजन किया जाता है, जो केरल का एक प्रमुख अर्धशास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो चक्याकंतु। चक्याकंतु यह आपको केरल राज्य का ही महत्वपूर्ण नृत्य है और जिसके विषय में यह कहा जाता है कि चक्याकंतु नृत्य को दक्षिण भारत में लाने का काम आर्यों के द्वारा किया गया था। जब दक्षिण भारत का आर्यीकरण प्रारंभ हुआ था तो उस समय चक्याकंतु नृत्य यानी यह उत्तर भारत से दक्षिण भारत में ले जाया गया नृत्य है। इस नृत्य में मनोरंजक शैली में वाद्य यंत्रों का अनुसरण जो है वह कथा पाठ के आधार पर ही वाद्य यंत्रों का आपको अनुसरण किया जाता है और इसका नृत्य गृह जो है वह कुथम्बलम के नाम से जाना जाता है, यानी इस नृत्य गृह को कुथम्बलम कहा जाता है, जो हम लोग कुटियट्टम में देख सकते हैं। कुथम्बलम यह जो नृत्य का जो यानी एक प्रकार का नृत्य गृह जो है वह कुथम्बलम के नाम से जाना जाता है, जो कुटियट्टम के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें ओटनतुल्लय। ओटनतुल्लय यह आपको केरल राज्य का ही प्रचलित एक महत्वपूर्ण नृत्य है, जो ओटनतुल्लय अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा इसे भी प्रदान किया गया है। इसे आपको यह जो ओटनतुल्लय है इसे गरीबों की कथकली के नाम से भी जाना जाता है। गरीबों की कथकली यानी यह जो नृत्य है गरीबों की कथकली नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। साथ ही साथ आप देखें तो यह आम जनता में यह जो नृत्य है ओटनतुल्लय यह आम जनता में बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। यह क्षेत्रीयता को भी समाहित किए हुए है, जो आम जनता के मनोरंजन का एक साधन है, जो कुजम्मुन नंबियार ने इस शैली का विकास किया था। साथ ही साथ आप देखें तो यह नृत्य जो है सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, वर्ग बोध इन सब की जानकारी आपको प्रदान करता है और साथ ही साथ यह बड़े लोगों की दुर्बलताओं
और मनमौजीपन को निरूपित भी किया जाता है, यानी नृत्य के माध्यम से एक प्रकार से मजाकिए अंदाज में यह आपको ओटन तुल्य नृत्य किया जाता है, जिसमें समाज के ही कुछ लोगों को, समाज के कुछ कुरीतियों को, दुर्बलताओं को उनको मजाक के रूप में, उपहास के रूप में शिक्षा देने के माध्यम से, यानी इसकी जो उपदेशात्मक नृत्य आप कह सकते हैं, जिसमें भाषा मलयालम भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम लोग ओटन तुल्य नृत्य में देख सकते हैं। एक प्रकार से यह सामाजिक अवस्था और वर्ग भेद को दर्शाने का काम करता है, जिसमें जिस प्रकार से समाज में वर्ग भेद है, जिस प्रकार से समाज में सामाजिक अवस्थाएं हैं, वह सारी जानकारियां हमें इस नृत्य के माध्यम से भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो चक्याकंतु। चक्याकंतु यह आपको केरल का ही प्रमुख नृत्य है, जो चक्याकंतु के नाम से जाना जाता है, और यह भी अर्धशास्त्रीय नृत्य है। चक्याकंतु नृत्य के बारे में कहा जाता है कि इस नृत्य को आपको दक्षिण भारत में आर्यों के समय ही लाया गया था, जो चक्याकंतु नृत्य है। इस नृत्य में मनोरंजक शैली में वाद्य यंत्रों का प्रचलन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो यह चक्याकंतु, ओटन तुल्य, कुटियाट्टम, कृष्ण अट्टम और यक्षगान, यह कुछ प्रमुख अर्धशास्त्रीय नृत्य हैं, जिन्हें अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, जो शास्त्रीय नृत्य से अभी नीचे हैं, लेकिन क्षेत्रीय नृत्य से यह ऊपर हैं, जो कहीं ना कहीं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर ही उनकी प्रेरणा, यानी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर ही इस नृत्य क्रिया का संपादन किया जाता है, और इसके लिए भी एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। लेकिन एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होने के कारण और क्षेत्रीय पहचान होने के कारण इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहाँ आज हम लोगों ने यह नृत्य की जो शास्त्रीय नृत्य और अर्धशास्त्रीय नृत्य, इन दोनों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट में कला एवं संस्कृति से संबंधित जो अलग जो हमारा महत्वपूर्ण जो सेक्शन होगा, वह चित्रकला के संदर्भ में हम लोग आगे उस पर चर्चा करेंगे और उसमें बातें करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।